हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वंशावली विश्लेषण क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पेडिग्री एनालिसिस। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ हेडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और वो टॉपिक है हमारा, इंग्लिश में डाल देता हूँ मैं हेडिंग और हिंदी दोनों में लिख देता हूँ, जिसमें आपका मन करे उसमें लिख लेना आप। पेडिग्री, ओके सर, ओके। पेडिग्री एनालिसिस, ओके सर। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस पेपर में ये पूछा गया, उठा के देख लो पेपर आप। जिसको आप हिंदी में बोलते हो वंशावली, ठीक है सर। नाम तो बहुत शानदार है सर, वंशावली, ठीक है बेटा। वंशावली विश्लेषण, ठीक है, वंशावली विश्लेषण, ओके ओके। आपको भी विश्लेषण कर देना है आज, इसका छोड़ना नहीं है, आपको भी विश्लेषण, ठीक है। अब ये वंशावली विश्लेषण होता क्या है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। देखो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, बिना डेफिनेशन के हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। मैंने क्या बोला? कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। पहले डेफिनेशन याद करो, क्या होता है, किस काम में आता है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी परिभाषा जो कि मेन है, ठीक है। कई पीढ़ियों, फोकस करें लाइन पर, कई पीढ़ियों तक जारी, कई पीढ़ियों तक जारी, ठीक है सर। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही, लक्षणों का विश्लेषण ही क्या कहलाता है हमारा? लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। नाम तो बड़ा शानदार है सर इसका। अरे यार, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। क्यों करवा रहा हूँ पता है? ये आता है पेपर में, इसलिए करवा रहा हूँ। विश्लेषण कहलाता है और आपको भी अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है, ठीक है बेटा। वंशावली विश्लेषण कहलाता है, इसे हटाओ, ये लाइन जो है ना ऊपर नीचे हो रही है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, कहलाता है। अब ये बताओ, क्या ये डेफिनेशन याद नहीं होगी? या एक परिभाषा और आती है, किसी परिवार की कई पीढ़ियों का अध्ययन जो किसी लक्षण को, किसी परिवार की कई पीढ़ियों का अध्ययन जो किसी लक्षण के आनुवंशिक प्रभाव का पता लगाने में किया जाता है। किसी परिवार की कई पीढ़ियों का अध्ययन जो किसी लक्षण के आनुवंशिक प्रभाव का पता लगाने में किया जाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आप बताओ मैं कौन सी डेफिनेशन लिख दूं आपके अकॉर्डिंग? मैंने एक लिख दी, दूसरी लिख दूं? नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले उपयोग बताओ जल्दी। उपयोग जो होता है ना, वो आनुवंशिक रोग तथा इनकी वंशागति का पता लगाने में आप वंशावली विश्लेषण का यूज़ करते हो। वो भी एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन नहीं, 4 जनरेशन नहीं, बहुत सारी पीढ़ियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी पीढ़ियाँ हो सकती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। भाई मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं बात रियल है, ये मत सोचना कि नहीं है कलर ब्लाइंडनेस है। मैं रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता, ठीक है। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग होता है और ये जन्मजात होता है, जो कि माता या पिता से हमारे अंदर आता है। फिलहाल हमारे अंदर तो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर तो पता ही है आपको, जितने भी मेल होते हैं सब में जो माता होती है उनसे ये रोग फैलता है। मान लो हमारे माता पिता को कलर ब्लाइंडनेस है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक है। ध्यान देना, हमारे माता पिता को यानी कि हमारे पेरेंट्स को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस का एक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो रोग उत्पन्न हुआ, हो सकता है वो इनकी पीढ़ी से पहली वाली पीढ़ी को हो सकता है कि उससे पहली वाली पीढ़ी को, और इन सब चीज़ का पता लगाना ही हमारा क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। समझ में आई बात? तो किसी भी लक्षण का पता लगाना वंशावली विश्लेषण कहलाता है, ये मान लेना आप, ठीक है। तो कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इसका जो हम यूज़ करते हैं ना बेटा, इसका यूज़ बहुत बढ़िया जगह किया जाता है सर। कहाँ करते हैं देखते हैं बेटा। इसका उपयोग, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि यार उपयोग पता होना चाहिए ना जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में। तो जो इसका उपयोग होता है ना, इसका जो उपयोग होता है,
हाँ, इसका उपयोग देखो बेटे आनुवांशिक विकार जिसे बोलते हो आप, आनुवांशिक रोग, ठीक है, आनुवांशिक रोग या हम बोलते हैं असमानताएं, एफिनिटीज, ठीक है, इसका उपयोग आनुवांशिक रोग तथा इनकी वंशागति, इनकी वंशागति ज़्यादातर तो इसमें यूज होते हैं ये, इनकी वंशागति, इनकी वंशागति का पता लगाने में, ठीक है, इनकी वंशागति का पता लगाने में, ठीक है, इसका उपयोग आनुवांशिक रोग तथा इनकी वंशागति का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। ओके, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से कवर कर लोगे। एक चीज़ और, इसमें कोई नंबर यूज़ नहीं होते और सोच रहे हो कि मैं नंबर का यूज़ करूँ, नहीं, पूरी की पूरी वंशावली विश्लेषण प्रतीकों पर आधारित है, समझ गए, पूरी की पूरी वंशावली विश्लेषण काय पर आधारित है, प्रतीकों पर। प्रतीक मतलब सिंबल जिसे बोलते हैं या संकेत आप बोल सकते हो। तो ध्यान देना, वंशावली यानी कि वंशावली विश्लेषण ये जो होता है ना, यह है प्रतीकों पर आधारित है, ठीक है, प्रतीकों पर क्या है, आधारित है, ये प्रतीकों पर आधारित है, ठीक है सर, ये प्रतीकों पर आधारित है, ठीक है, ये प्रतीकों पर आधारित है। एक अनुवांश जिसे बोलते हो आप, एक वंश वृक्ष बन जाता है, एक वंश वृक्ष बनता है, पर मैं इस लाइन को मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ फिलहाल। ये जो वंशावली है वो काय पर आधारित है बेटा, प्रतीकों पर आधारित है। आपको पता है कि कोई भी लक्षण जीन में होते हैं, जीन डीएनए श्रृंखला बनाता है और डीएनए श्रृंखला जो है वो क्रोमोसोम बनाती है। अब जो ये क्रोमोसोम होता है, यही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। ये जो बहुत मेन पॉइंट है बेटा, ये तुम्हें लिख लेना है, ये जो मैं लिखवाने वाला हूँ तुम्हें लक्षण कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बेटा, जीन्स में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, जीन्स जो है वो डीएनए श्रृंखला बनाएगा, ठीक है, डीएनए चेन बनाता है, ओके, और डीएनए चेन जो होती है ना वो क्रोमोसोम बनाती है, यानी कि गुणसूत्र बनाते हैं, और यही गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना। तो ये जो चीज़ जो मैंने लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये एक डिब्बे के अंदर बना के आओगे ना, तो सही बता रहा हूँ, टीचर आपको फुल नंबर देने वाला है। ये चीज़ अगर तुम बना के आओगे तो टीचर फुल नंबर देने वाला, तहलका मचा दो, दमदार तरीके से लिख के आओ, ठीक है। ओके, समझना अलग बात रही, रटना अलग बात रही, लिखना अलग बात रही। तो लिखना आप पे डिपेंड करता है कैसे लिख के आते हो। फिलहाल मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ कि कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है, ठीक है सर। ओके ओके ओके, समझ गए होगे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अनुवांशिक रोग की पहचान करने में, उनकी वंशागति का पता लगाने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो सिंबल मैंने दिए हैं, अब जो मैंने यहाँ पे सिंबल दिए हैं ना, ये वाला जो सिंबल मैंने दिए हैं, यानी कि मैंने बोला कि ये प्रतीकों पर आधारित है। तो अब वो प्रतीक कौन कौन से होंगे जिनके जरिए आप इस वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करोगे। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो सिंबल होता है ना, वो होता है मेल का। बेटा ये सिंबल किसका है, मेल। अगर मैं कहीं ऐसे बनाऊंगा तो वो मेल होगा, और अगर मैं कहीं ऐसे बनाऊंगा तो वो बेटा फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक सिंबल और में बना रहा हूँ, सेम ऐसे ही है, ये भी खाली रखना है। इसको बोलते हैं लिंग का उल्लेख नहीं, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड, ठीक है बेटे, लिंग का उल्लेख नहीं, हिंदी में कहते हैं इसको लिंग का उल्लेख नहीं। तो ये सिंबल किसका होगा, मेल का, ये वाला सिंबल फीमेल का, और ये है लिंग का उल्लेख नहीं। चलिए, अभी और भी बहुत सारे सिंबल हैं। अच्छा, मैंने अगर ये कुछ इस टाइप का सिंबल बनाया है ना, ये मैंने भर दिए, तो ये जो है ना, ये अप्रभावी होंगे, अप्रभावी लक्षण शो करेंगे। ये भी अप्रभावी होगा, ये भी अप्रभावी होगा, और जो ये है ना, ये इफेक्टिव इंडिविजुअल होंगे। ये क्या होंगे बेटा, इफेक्टिव इंडिविजुअल। ये इसको भी आप ऐसा करके शो कर दो। ये सब कैसे हमारे इफेक्टिव इंडिविजुअल, फोकस करें लाइन पर, ये ठीक है बेटा। ये सब क्या है, ये इफेक्टिव इंडिविजुअल। ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, और क्या फिर, क्योंकि डायग्राम अच्छा लगना चाहिए ना। अब ये बेचारी बीच में फंस गई, ये थोड़ा बड़ा कर दो। तो ये है एफेक्टेड, ठीक है बेटा, एफेक्टेड, ठीक है। क्या है ये, एफेक्टेड, ठीक है, एफेक्टेड इंडिविजुअल आ जाएगा यहाँ पे, नहीं आ जाएगा, इंडिविजुअल, एफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि प्रभावी लक्षण हमारे यहाँ पे शो हो गए। अब इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में करवाने वाला हूँ, ध्यान देना।
अगर मैंने ये बनाया ये, ठीक है, मेल का विवाह अगर फीमेल से हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा मैटिंग, यानी कि मैथुन, ठीक है। अगर मान लो ये मेल है और ये तुम्हारे पास क्या फीमेल है, दोनों का विवाह, तो ये मैटिंग हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे विवाह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने डबल क्रॉस यानी कि इसको डबल से शो कराया ऐसे करके, बहुत सारे सिंबल होते हैं लेकिन कुछ सिंबल मैं दे दूंगा, बाकी कुछ सिंबल छोड़ देना आप। तो ये जो होता है ना, ये होता है रक्त, यानी कि समरक्त विवाह होता है। ये क्या होता है बेटा, ये समरक्त मैटिंग होता है। पता नहीं यार हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। समरक्त, ठीक है, विवाह बोल दिया मैंने उसको, समरक्त विवाह, ठीक है, यानी कि मैथुन बोल दिया। तो ये समरक्त विवाह होता है। समरक्त विवाह मतलब जैसे एग्जाम्पल तौर पे ब्रदर एंड सिस्टर का विवाह आपस में हो गया हो, ठीक है, वो सब क्या होता है, समरक्त विवाह हो गया, ठीक है। ओके। अब फर्स्ट जनरेशन में लूँगा और फर्स्ट जनरेशन में मैंने कुछ इस टाइप से बनाया ये, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन जो इनकी संतान पैदा हुई है वो भी सेम इसी टाइप की पैदा हुई है ये। चलिए मैं इसे उल्टा करूँगा, पहले जो बनाऊँगा वो गर्ल्स, उसके बाद में जो बनाऊँगा बॉय बनाऊँगा मैं। ये मेरे पास क्या आई है बेटा, सेकेंड जनरेशन आई है, इसको बड़ा करके बनाओ ये, ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन। तो जनक जो होते हैं ना वो ऊपर लिखे जाते हैं, ध्यान देना, जनक ऊपर तथा संतान जो है वो नीचे, तथा जो संतान है वो कल लिखे जाएंगे बेटे नीचे। दूसरा पॉइंट और है हमारा इसमें कि बाएं से दाएं ओर जन्म के अनुसार चलते हैं, जन्म का क्रम होता है बाएं से दाएं ओर, ध्यान देना बेटा, बाएं से दाएं ओर जो होता है ना वो जन्म का क्रम होता है, जन्म का क्रम होता है, बाएं से दाएं ओर जन्म का क्रम, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत शानदार है। बाएं से दाएं, तो पहले जो हुआ वो फीमेल, फिर उसके बाद में मेल हुई, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये वाली कौन सी है हमारी, सेकंड जनरेशन है। फिर जो इनसे बनेगी वो थर्ड जनरेशन होगी, फिर जो आगे बनेगी वो फोर्थ जनरेशन होगी। ऐसी कहानी लगातार चलती रहेगी। अभी ज़रा सबर रखो, पहला सिंबल दे दें, बाद में पता करेंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद में और मैं एग्जाम्पल दूं आपको तो थोड़ा सा मैं और लिख सकता हूँ, ये कुछ इस टाइप से मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है बेटा। ये तो ये जो सिंबल मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं ये वाला सिंबल और ये वाला, तो बेटा ये होता है तुम्हारे पास, ये होता है तुम्हारे पास आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है बेटा, ट्विंस जुड़वा। और अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये करके, तो बेटा ये है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है बेटा। अभी मैं और सिंबल दे दूं 2-3, क्या हो तो दे रहा हूँ, वरना छोड़ दे रहा हूँ, मर्जी है आपकी। चलो दे दो यार, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, अबे कितने कर का आओगे यार, इतनी बहुत है, वरना मतलब इसमें माइंड भटक जाएगा तुम्हारा। ये तो ये जो सिंबल होता है ना, इसको ना ऐसे कर देना, बंद होता है ये, इंडे आइडेंटिकल ट्विंस में ये बंद होता है। लेकिन इसमें देखो जरा, इसमें जो होता है ना, ये मैंने कुछ ऐसा बनाया, तो ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, बस इतनी बहुत हैं। और अगर खाली ये हटा दोगे ना तो हो जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अगर ये हटा दिया आपने तो ये बन जाएगा जाइगोटिक ट्विंस। तो इतने बहुत हैं, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा सिंबल मत दो, 7-8 सिंबल दे दो, ये तो बहुत अनलिमिटेड है, बहुत सारे भरे पड़े हैं, कहाँ तक देखो इतने सिंबल क्यों। चलिए इसका जो है मैं इरेज कर दे जाऊँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, ठीक है, ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज, पक्का सोच लो एक बार और सर कर दो। सोच लिया, सोचना क्या है, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना हो तो फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है और नहीं पढ़ना तो फिर नहीं पढ़ना। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे सिंबल मैंने आपको बता दिए। अब बस वंशावली के आधार पर आप प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को कैसे पहचानोगे वो और देख लेते हैं। टॉपिक छोटा सा है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो मेरे पास ना एक फर्स्ट जनरेशन दे रखी है, एक मेरे पास सेकेंड जनरेशन दे रखी है, एक मेरे पास थर्ड जनरेशन दे रखी है। तो इन सब के फिनोटाइप डेटा को, ठीक है, एकत्रित करना है, फिर वंशावली तैयार करनी है और फिर उसका आपको विश्लेषण करना है और पता लगाना है कि लक्षण प्रभावी है
यह लक्षण कौन सा है हमारा, अप्रभावी है। प्रभावी है तो किस तरह से वंशागति होती है, अप्रभावी है तो किस तरह से वंशागति होती है। समझ में आया चीज को। यानी कि मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ एक, कि जब एक बार, लाइन पर फोकस करना, जब एक बार फिनोटाइप, जब एक बार फिनोटाइप, ठीक है सर, जब एक बार फिनोटाइप डेटा कई पीढ़ियों का तैयार कर लिया जाता है, कई पीढ़ियों का तैयार कर लिया जाता है, कई पीढ़ियों का तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, कर लिया जाता है। लाइन पे ध्यान देना, जब एक बार फिनोटाइप डेटा कई पीढ़ियों का तैयार कर लिया जाता है, या तैयार की जगह ना एकत्रित लिखो, जब एक बार फिनोटाइप डेटा कई पीढ़ियों का एकत्रित कर लिया जाता है, कलेक्ट जिसे बोलते हैं, कर लिया जाता है, तथा इनसे तथा इससे वंशावली, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, वंशावली तैयार कर ली जाती है, तैयार कर ली जाती है, तब इसका विश्लेषण करके, ध्यान देना बेटे, तब इसका विश्लेषण करके, फोकस करें लाइन पर, तब इसका विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है कि लक्षण कैसा है, कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं, लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है, ठीक है। जब एक बार फिनोटाइप डेटा कई पीढ़ियों का एकत्रित कर लिया जाता है, फिर उससे वंशावली तैयार की जाती है, फिर उसका विश्लेषण करके यह निर्धारित किया जाता है कि लक्षण कैसा प्रभावी है या अप्रभावी है, ठीक है। लाइन को समझो। अब इस चीज़ के निम्नलिखित नियम आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो, इसके निम्नलिखित नियम हैं, ऐसे बोल दो, इसके निम्नलिखित नियम है, चलो, इसके निम्नलिखित नियम है, इसके निम्नलिखित नियम है, ओके सर, निम्नलिखित नियम है, इसके निम्नलिखित नियम है। चलिए पहला नियम हम चेक कर लेते हैं बेटा, पहला नियम कौन सा आता है बेटा, पहला नियम जो होता है ना वो होता है प्रभावी लक्षण के लिए, ध्यान देना बेटा, प्रभावी लक्षण के लिए चलिए प्रभावी लक्षण के लिए जो फर्स्ट नंबर आता है इसका वो ये आता है, देखो प्रभावी है ना, तो प्रभावी लक्षण तो प्रभावी होता, तो प्रभावित व्यक्तियों में से कम एक, यानी कि प्रभावित व्यक्तियों में से कम माता पिता में से किसी एक का प्रभावित होना आवश्यक है, ये लाइन में लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रभावित व्यक्तियों में से ठीक है, प्रभावित व्यक्तियों में से कम एक माता पिता, कम से कम एक प्रभावित माता पिता होते हैं, कम से कम एक प्रभावित माता पिता होते हैं, एक प्रभावित क्या होते हैं बेटे, माता पिता होते हैं। अब एक लाइन मैं और बता रहा हूं आपको, सेकंड नंबर इसका, फिनोटाइप जो होता है ना, फिनोटाइप प्रत्येक पीढ़ी में दिखाई देता है, प्रत्येक पीढ़ी में दिखाई देता है, फिनोटाइप प्रत्येक पीढ़ी में क्या करता है, दिखाई देता है, फिनोटाइप प्रत्येक पीढ़ी में दिखाई देता है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर दो अप्रभावित, यानी कि अगर माता पिता कैसे हैं, अप्रभावित हैं, यानी कि दो अप्रभावित माता पिता की संतानें केवल अप्रभावित होती हैं, प्रभावित नहीं होती, अप्रभावित होनी है, यानी कि दो अप्रभावित, फोकस करना ठीक से, दो अप्रभावित माता पिता की जो संतानें होती है ना, दो अप्रभावित माता पिता की संतानें अप्रभावित होती हैं, ये लाइन पे ध्यान देना, अप्रभावित होती है, दो अप्रभावित माता पिता की संतानें कैसी होती हैं, अप्रभावित होती हैं। चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले जो है ना, आपको को एक डायग्राम बनाना है। देखो इसमें जो मेल है ना हमारा, मेल वो मैं ऐसे लिखूंगा, ये मेल है हमारा, ये मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मैंने इस समय लक्षण जो है ना, लक्षण
वो काय पे आधारित है, काय पे SM है, फीमेल में है, ठीक है, लक्षण फीमेल में है, मेल नॉर्मल है। अब क्या होता है कि इनकी जो संतान होंगी वो आपको कुछ इस तरह से बना देनी है। ये मेल है, फिर मेरे पास मेल है, फिर मेरे पास क्या है, मेल है। बट ये वाला जो है ना, ये वाला तो है, ये भी है, बट ये वाला जो है वो कैसा होगा बेटा, वो कैसा होगा, ये वाला जो मेल है ये कैसा होगा, जल्दी बताओ बेटा, ये वाला मेल कैसा होगा, ये वाला मेल एफेक्टिव होगा, ठीक है, ये है एफेक्टेड इंडिविजुअल। चलिए इसका विवाह जो है फिर से मैं किससे करवाता हूँ, एक लक्षण वाली स्त्री से करवा देता हूँ जिसमें किसी आनुवांशिक रोग का लक्षण प्रेजेंट है। फिर जो इनकी संतानें होंगी इनमें भी क्या होगा बेटा, ये फिर ये वाले संतान जो होगी वो लक्षण वाली होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फिर से हमारे कौन सी जनरेशन है, ये वाली थर्ड जनरेशन। तो ये जो होती है ना, ये इसको आप बोलते हो डोमिनेंट पेडिग्री, ठीक है, इस टाइप से ये डोमिनेंट पेडिग्री, ठीक है बेटा, ये है डोमिनेंट पेडिग्री। अब अगेन ये तो मेरे पास कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। दूसरा नंबर आता है प्रभावी लक्षण के लिए, यानी कि ये क्या प्रभावी लक्षण के लिए, दूसरा आता है अप्रभावी लक्षण के लिए। डाल दो जरा सेकंड नंबर इसका, ठीक है बेटा, अप्रभावी लक्षण के लिए, अप्रभावी लक्षण के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो अप्रभावी लक्षण के लिए मैंने यहाँ लिखा है ना, यानी कि अप्रभावी माता पिता प्रभावित, यानी कि अप्रभावित माता पिता प्रभावित संतान उत्पन्न कर सकते हैं और संतान में नर तथा मादा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहला नंबर इसका अप्रभावित, फोकस करना ठीक से, अप्रभावित माता पिता जो होते हैं ना, अप्रभावित माता पिता प्रभावित संतानें उत्पन्न करते हैं, प्रभावित संतानें, या अप्रभावित माता पिता की प्रभावित संतानें होती हैं, ऐसे लिख सकते हो, अप्रभावित माता पिता की प्रभावित संतानें होती हैं, दूसरा नंबर। अब अप्रभावित जो है, यानी कि जो प्रभावित संतान है वो नर तथा मादा दोनों होते हैं, ठीक है, प्रभावित संतान नर तथा मादा दोनों होते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि अप्रभावित माता पिता प्रभावित संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, ये ध्यान देना, और प्रभावित संतानें नर तथा मादा दोनों हो सकते हैं। तो ये बस 2 पॉइंट है इसमें। इसके बाद छोटा सा डायग्राम, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इजी टॉपिक है और BSc लेवल का जैसे जैसे पेपर में पूछा जाता, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पढ़ाना उचित समझा, क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ टॉपिक है, ठीक है, इसलिए पढ़ा दिया। तो छोड़ना मत बिल्कुल भी इस लेक्चर को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगेगा ऐसे जैसे ये टॉपिक नहीं आता, पर ये टॉपिक 100% पेपर में फंसता है। समझ में आई बात। अब क्या पड़ेगा, हेडिंग। अब छोटा सा एक डायग्राम देख लेते हैं बना के, और वो डायग्राम ना बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा है, पर आपको क्या करना है, इस बार मेल एंड फीमेल दोनों को प्रभावित नहीं करना, मतलब एक को भी डायरेक्टली क्या करना है, हमें अप्रभावी लक्षण लेने हैं ये वाले, ठीक है। फिर जो इनके संतान है सेम टू सेम ऐसी बनाना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अप्रभावित माता पिता प्रभावित संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ये फिर से ये जो है यहाँ लिंग निर्धारित नहीं है, लिंग का उल्लेख। ये जो है ना, ये वाला क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। ये तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो गया, ठीक है। ये जो है वो है अफेक्टेड मेल हो गया। अब इसका जो विवाह है वो किससे हो जाता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब इसका विवाह इससे कर देते हैं हम, ठीक है, यानी कि अफेक्टेड फीमेल से कर देते हैं। फिर देखते हैं इनकी संतान कैसी आ गई, सेम टू सेम संतान बनेगी, कोई बदलाव नहीं होगा संतान में, यही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हमारी ये आ गई। तो इस टाइप से आप, और ये क्या है, इसको बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है, रेसेसिव, ठीक है, पेडिग्री,
पेडिग्री, कितना शानदार नाम है पेडिग्री, रिसेसिव पेडिग्री, ठीक है, रिसेसिव पेडिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को दोनों बना सकते हो, यानी कि प्रभावी लक्षण के लिए भी और अप्रभावी लक्षण के लिए भी, तीनों के, एक के 3 नियम है, एक के 2 नियम है। तो कितना इजी टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पक्का श्योर, और इस साल भी ये आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ लो मत इस टॉपिक को, अच्छे से पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।